हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग पढ़ रहे हैं, मजबूती से तैयारी चल रही है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट। आज हम आ गए हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के ऊपर बात करने के लिए। अब स्पेसिफिकली ये वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमको जिस टॉपिक पर बात करनी है वो किसी एक जेनरी से बिलोंग नहीं करता। पिछले वाले में तुम लोगों ने देखा होगा स्पेसिफिकली रदरफोर्ड के एटॉमिक की मॉडल के बारे में ही बात हो रही है, उसके पिछले वाले में नील बोर के एटॉमिक मॉडल की बात हो रही है। नील बोर का ही पार्ट चल रहा है अभी, पर उसके अंदर स्पेसिफिकली किसी एक टॉपिक के ऊपर बात नहीं हो रही। हम लोगों को पीछे की कहानी को ही करना है कंटिन्यू। हम लोगों ने अभी, अगर पिछला वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों ने देखा हुआ है तो उसके अंदर आप लोगों को याद होगा कि प्रोटॉन थे सेंटर में, इसके अलावा ऑर्बिट्स हमारे मूव कर रहे थे। हमारा फर्स्ट वाला ऑर्बिट था n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड वाला n इज इक्वल्स टू 2, थर्ड वाला n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन। ऐसे ऑर्बिट्स हमारे आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर हम लोगों ने इसकी एनर्जी देखी हुई थी, हमको मिला था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन, कहीं 0.7 कहीं 0.8, ऐसे जनरली अलग अलग बुक्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट लिखा है। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू सबकी सेम ही है। हम लोगों को नील बोहर का, जब हम नील बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ ही रहे हैं तो नील बोहर के एटॉमिक मॉडल में हम लोगों के एक पोस्टुलेट ऐसा भी था कि इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनर्जी। इलेक्ट्रॉन नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो वो कोई एनर्जी गेन नहीं करेगा और कोई एनर्जी लूज नहीं करेगा। इंडिविजुअली खुद से अपने आप से वो कोई एनर्जी गेन या एनर्जी लूज नहीं करेगा, पर एक्सटर्नली अगर तुम इसको किसी भी तरीके की एनर्जी का सप्लाई देते हो तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा, हो सकता उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। तो ऐसी ही कुछ कहानी पे हमारा आज का पूरा टॉपिक कॉन्सेंट्रेट करता है। हमारा जो भी एटम है, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल के ऊपर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पे जो ऑर्बिट्स होते हैं, ध्यान से समझना, धीरे धीरे स्टोरी को सुनोगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये जो ऑर्बिट होती है, सबसे पहली चीज़ तो ये इमेजिनरी होती है। एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेस करके कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। इमेजिनरी है ऑब्वियस है, ठीक है, पहली चीज़ समझ में आती है कि इमेजिनरी। दूसरा, इसको स्टेशनरी क्या बोला जाता था, इसको क्या बताया गया था, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट बोला गया था। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट बोला गया था, सही है। सेकंड बात इसको बोला गया था कि ये कोई ऑर्बिट नहीं है, ये चलो ऑर्बिट मान रहे हैं हम इसको, पर ये इमेजिनरी है। इसको ऑर्बिट बोलने के बजाय अगर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट है। ये एक कंडीशन है इलेक्ट्रॉन की जिसके अंदर वो एक सर्टन स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है। जब वो n इज इक्वल टू 1 पे था तो उसकी एनर्जी कंडीशन ये थी, 2 पे ये थी, 3 पे ये थी, 4 पे ये थी। ये सब वैल्यूज तुमको नेगेटिव में इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इसने क्या कर रखा है, प्रोटॉन ने इसको जकड़ रखा है। अगर हम फर्स्ट वाले शेल की बात करें तो यहाँ पे -13.6 EV का हमारे इलेक्ट्रॉन जो कुछ भी इधर रिवॉल्व कर रहा है इसके ऊपर एनर्जी लगी हुई है टोटल -13.6। इसका मतलब अगर मैं इसको 13.6 एनर्जी सप्लाई कर दूं तो ये इसकी बाउंड्री को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ये प्रोटॉन का इन्फ्लुएंस है, इसको तोड़ करके बाहर निकल सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या थी, एक सर्टन एनर्जी स्टेट थी। ये बात समझेंगे कि तोड़ के बाहर कैसे निकल जाएगा वगैरह वगैरह। ये इसकी सर्टन एनर्जी स्टेट है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इसका एनर्जी जो है वो 13.6 EV है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर मानते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है मेरा फर्स्ट वाले ऑर्बिट में, इसकी ये स्टेट है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम या ज़्यादा करूँ तो क्या होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कम या ज़्यादा करूँ एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करके तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट वाले ऑर्बिट के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है जिसको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की ज़रूरत है, इसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैं दे देता हूँ बाहर से। मैं बोलता हूँ ये ले भाई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। इसके पास थी -13.6 का उधार था, मैंने इसको 10.2 दे दिया। डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हो गया 3.4 EV का, ठीक है। अब ये 3.4 EV का नेगेटिव एनर्जी अभी भी इलेक्ट्रॉन को चाहिए, पर -3.4 EV की एनर्जी लेकर के जाएगा कहाँ, ये चले जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट ही एक अलग स्टेशनरी स्टेट है जहाँ पर वो इस एनर्जी को लेकर के बैठ सकता
है, ठीक है। अगर उसके पास 13.6 की एनर्जी है तो वो फर्स्ट में बैठ सकता है, अगर उसके पास बराबर 3.4 की है तो वो सेकंड में बैठ सकता है। ऐसे डिफरेंस अगर इनको मिलता जाए तो ये लोग उस डिफरेंस के अकॉर्डिंगली न्यूक्लियस से दूर दूर वाली ऑर्बिट में जा करके सेटल होना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सिंप्लीफाइड है, ठीक है। लेकिन इससे अपने को एक बात समझ में आती है, ये ऐसी हरकत करेगा, चलो ये तो एक्सेप्टेड है, मान लिया कि ये इधर से इधर जंप मारेगा, ऐसी हरकत करेगा, पर इसका मतलब ये है कि इफ एनर्जी इज सप्लाइड, अगर तुम इसको एनर्जी सप्लाई करते हो, देन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू अ हायर ऑर्बिट। बस हम लोग धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, जिसको पढ़ने के लिए हमारी सारी तैयारी चल रही है। हमको ये बात यहाँ पे समझ में आती है कि जो भी मेरा एनर्जी, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप से वो एनर्जी ले करके, मेरी सप्लाई की हुई एनर्जी को ले करके एक सर्टन स्टेट पे जा सकता है। अब ये जो जाने वाली कंडीशन है, ये जो जाने वाली इसकी हरकत है, इस हरकत को हमको समझने की बारी आ गई है, ठीक है। ध्यान से समझना अब इसकी कहानी क्या है। अब जब भी when एनर्जी, ध्यान समझना क्या होगा अभी, when एनर्जी इज सप्लाइड, जब तुम एनर्जी इसको क्या कर देते हो, सप्लाई कर देते हो, तो इलेक्ट्रॉन गेट्स इनटू एक्साइटमेंट, इसको थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाएगा, फिर को नाचना कूदना शुरू कर देगा, नाच के क्या करेगा, अलग वाले एनर्जी के पास जंप मारेगा। अभी यहाँ पे क्या करता है कि जब भी तुम इसको एनर्जी सप्लाई करते हो तो बैठा कहाँ पे था, बैठा तो था यहाँ पे, तुमने इसको एनर्जी सप्लाई किया तो सप्लाई करने की वजह से इसको डिफरेंस जो मिला उसकी वजह से ये इसकी एनर्जी थोड़ा उधार इसके ऊपर से कम हुआ, फोर्स कम हुआ, ठीक है। इसको क्या कर रखा है, इसको प्रोटॉन ने पकड़ के रखा हुआ है। इस प्रोटॉन से जान छुड़ाने के लिए इसको एनर्जी की जरूरत है, तुम इसको एनर्जी दोगे, प्रोटॉन से अपने आप क्या होने लगेगा, दूर होना शुरू हो जाएगा। तो तुमने इसको एनर्जी दी, ये एक एनर्जी लेवल से कहाँ चलेगा, दूसरे, और एनर्जी दोगे तीसरे लेवल पे चले जाएगा, और एनर्जी दोगे चौथे लेवल पे चलेगा। जितना ज़्यादा एनर्जी इसको सप्लाई करोगे उतना ज़्यादा लेवल पे जाते चले जाएगा। पर ये सप्लाइड एनर्जी तुम कहाँ से दे रहे हो, हीट कर रहे हो इसको, समझो थोड़ी देर के लिए हीट कर रहे हो या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पकड़ा रहे हो, इसको दो में से कोई भी एक तरीके से तुम इसको क्या कर रहे हो, एक्साइट कर रहे हो। तो तुम इसको हीट कर सकते हो तो इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पकड़ा सकते हो। तुमने इसको जो डिस्चार्ज दिया है ये एप्लीकेशन एक्सटर्नल है, बाहरी है, ये हट जाने वाला है थोड़ी देर बाद। जब ये हट जाएगा तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है अपना, इसको पता चल जाएगा कि भाई स्कैम हो गया अपने साथ ज़्यादा देर तक वो एनर्जी अपने पास टिकी नहीं। तो ये क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट से फिर से कहाँ लौटने की कोशिश करने लगेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में लौटने की कोशिश करेगा। वापस से कहाँ लौटेगा, ग्राउंड स्टेट में। निकला कहाँ से था, फर्स्ट से, जंप मार के एक्साइट हो गया, सेकंड में गया, तुमने कोई ना कोई एप्लीकेशन से इसको हीट दिया है ना, वो एप्लीकेशन अगर सरकती है तो फिर से वापस किस स्टेट में आएगा, डी एक्साइट जब होएगा तो डी एक्साइट होकर के इसको वापस कहाँ लौटना पड़ेगा, अपने ग्राउंड स्टेट, वो स्टेट में जिस स्टेट में इसको एक्चुअली में रहना चाहिए था, उड़ी नहीं मारनी चाहिए थी, जंप नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो ये वापस कहाँ लौटेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में लौटेगा। पर जब ये अपने ग्राउंड स्टेट में लौटते रहता है तब ये कुछ करता है ऐसा जिसको बड़ी कहानी के साथ बताया जाएगा आगे, ठीक है। जब ये अपने एक्साइटमेंट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में निकलता है तो ये क्या करने लगता है कि ये जो गेन की हुई एनर्जी रहती है उसको लूज़ करता है। इसने जो एनर्जी तुमसे गेन की थी, एनर्जी क्या करता है, लूज़ करता है। एनर्जी लूज़ करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ध्यान से समझना इस बात को, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस तरीके से एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। अब ये रेडिएशन को समझने की बारी आ गई। अब अगर हमने रेडिएशन बोल ही दिया तो रेडिएशन हो क्या है, रेडिएशन कुछ नहीं होता, रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ध्यान से समझना अब इस बात को, बीच बीच में से एक टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा, उसमें से एक टॉपिक आएगा, वो टॉपिक खुल के थोड़ा एलैबोरेट होएगा, फिर पीछे सरकेंगे, फिर पढ़ाते जाऊंगा, फिर कोई दूसरा टॉपिक आएगा, फिर वो खुल के फिर से एलैबोरेट होएगा, फिर तीसरे टॉपिक से अगले आगे बढ़ते बढ़ते फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ चलूंगा। पहले सारे बैकग्राउंड में लिखते चलूंगा और बैकग्राउंड तुम लोग को समझते चलना है धीरे धीरे, ताकि तुम लोगों के बेसिक्स इसमें क्लियर। तो रेडिएशन एक फॉर्म है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का। जब भी तुम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह भेजने की कोशिश करते हो
तो उसका ट्रांसफ़र जो है वो रेडिएशन, बेसिकली हम लोग हमेशा से जानते हैं कि ट्रांसफ़र जो है वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, 3 तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर किया जा सकता है। स्पेसिफिकली हमारा इलेक्ट्रॉन किस टाइप से ट्रांसफर कर रहा है एनर्जी को? रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है। ठीक है, कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है ये कॉन्टैक्ट से होते थे। एक्चुअली में कंडक्शन कॉन्टैक्ट से होता है, इसमें कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं, पर इन दोनों को मीडियम की जरूरत होती है। इन लोगों को किसकी जरूरत होती है? मीडियम की जरूरत होती है। मतलब अगर तुम लोग कहीं से कुछ एनर्जी निकालना चाहते हो इससे, तो अगर इससे कोई कांटेक्ट बनाएगा तभी कंडक्शन होगा, इसी कंडक्शन। इस पर हवा लगेगी तो इसको कन्वेक्शन बोला जाएगा। और कुछ भी ना हो किसी भी तरह तो भी इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है विदाउट मीडियम, किसी मीडियम के बिना, तो उस एनर्जी के रेडिएशन के टाइप को क्या बोला जाता है? रेडिएशन बोला जाता है, विदाउट मीडियम। तो रेडिएशन जो होता है हमारा, इसको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऐसे ही रिलीज कर सकता है। एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट। एग्जाम्पल है सनलाइट ट्रैवलिंग थ्रू स्पेस। स्पेस में तो कोई मीडियम नहीं होता, ना एयर होती है, ना वाटर होता है, ना कुछ होता है, कुछ होता है, पूरा का पूरा खाली है, एम्प्टी। वो एम्प्टी के अंदर से भी ये वेव्स क्या करती हैं? आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमको समझ में आता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी किस टाइप से रिलीज करता है? रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। चलो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एनर्जी को इस रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है तो उससे क्या, तो हमको रेडिएशन को थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा। तो रेडिएशन बेसिकली क्या है? जब कंडक्शन होगा तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा है। रेडिएशन जो है वो किस फॉर्म में होता है? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके ऊपर काफ़ी बात होगी अभी, जब तुम लोग रेडिएशन और बाकी चैप्टर्स भी होंगे तो उसके अंदर तुम देखोगे कि रेडिएशन किस टाइप से ट्रांसमिशन दिखाता है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो कुछ वेव की तरह ये क्या होते हैं? इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, एक वेव की तरह क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है। कोई पार्टिकल नहीं है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है इन फॉर्म ऑफ अ वेव। टोटल नेचर इसका कैसा है? वेव के जैसा है। ठीक है, अगर तुम एक वेव को कंसिडर करते हो तो तुमको अगर ये स्टडी अच्छे से समझना है तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि वेव क्या होती है। फिर से कहानी वहीं चली जा रही है, धीरे धीरे हम लोग वापस गहरे में गहरे उतरते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी कहानी समझने के पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि वेव एक्चुअली में होती क्या है। अगर तुम एक वेव को ध्यान से समझोगे तभी तुम रेडिएशन समझ पाओगे, रेडिएशन समझोगे तब तुमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन हरकतें क्या कर रहा है और उसके साथ कौन से पैरामीटर्स क्यों जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वेव क्या होती है? वेव ट्रांसमिशन होता है एनर्जी का सच दैट इट ट्रांसमिट्स इनटू क्रेस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, ये कुछ ऐसे फॉर्म में हमको दिखाई देती है। वेव्स के ऊपर काफ़ी डीप बात हुई। ठीक है, एक वेव के सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, समझना ध्यान से। एक वेव्स के सर्टन पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है इसका एम्पलीट्यूड। सबसे पहला पैरामीटर जो तुमको देखने को मिलेगा वो होता है इसका एम्पलीट्यूड। तो वेव बड़ी भी हो सकती है ऐसी, ठीक है, और वेव वैसे बहुत छोटी भी हो सकती है। ठीक है, उसी में से निकलने वाली। तो हमारा जो बेसिक क्रेस्ट, इसको ऊपर ट्रफ जो नीचे की तरफ उठा हुआ हिस्सा है, जो जितना ज़्यादा ऊपर नीचे उठ रहा है, ये जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? इसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, इस वैल्यू को क्या बोला जाता है? इसका एम्पलीट्यूड बोला जाता है। सेकेंड चीज़ हमको समझना है वो है वेवलेंथ। ठीक है, सिर्फ ये समझो कि एक वेव स्टार्ट कहाँ से हुई? इस पॉइंट पे से स्टार्ट हुई, यूं ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे आई। ठीक है, अब मैं आगे समझाऊंगा, तुम लोगों को समझ में आएगा। फिर जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तो यहाँ से मेरा वेव लगता है मुझको कि फिर से शुरू हुआ। यहाँ से मेरा वेव कैसे स्टार्ट हुआ? फिर से स्टार्ट हुआ। तो मुझको लगता है कि एक यूनिट जो है एक वेव का, इधर से लेकर के इधर तक सक्सेसिवली, जहाँ से वेव स्टार्ट हो रही है फिर यहाँ खत्म हो रही है, फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रही है, फिर से खत्म हो रही है, इसको क्या बोला जाता है? इसका वेवलेंथ बोला जाता है। वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। ठीक है, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। इसको छोटे छोटे वैल्यूज में गिना जाता है, जैसा 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻² आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी बात याद रखना, इज इक्वल टू 10⁻³ नैनोमीटर्स। छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स।
सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। 10⁻⁻12 मीटर सही है, कुछ गलत नहीं लिखा है। तो ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना जो ये कवर कर रही है, तो ये डिस्टेंस को हम लोग छोटे छोटे वैल्यूज में काउंट करते हैं, जैसे पिकोमीटर में काउंट करते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग में काउंट करते हैं, नैनोमीटर्स में काउंट करते हैं, सेंटीमीटर में भी काउंट कर सकते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं। ये उसका क्या मिलेगा तुमको, पूरा एक्सचेंज मिलने वाला है, ठीक है, समझ में आता है, ध्यान दो। थर्ड चीज़ जो ये कवर करती है वो है इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कहीं कहीं एन से डिनोट किया रहता है, कहीं कहीं म्यू से डिनोट किया हुआ रहता है, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये फ्रीक्वेंसी की खास बात क्या है, मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम एन में लिखने वाला हूँ, क्योंकि आपको बीमारी होती है एन में लिखने की, ये म्यू में लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है, रिपीटेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम, एक सर्टन टाइम में एक वेव ने कितना रेपिटेशन मारा, 1 सेकंड में 1 रेपिटेशन मारा, तो 1 रेपिटेशन पर सेकंड, या इसको साइकिल बोला जाता है इस केस में। एक साइकिल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 2 मारा तो 2 साइकिल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 मारा तो 3 साइकिल पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी तुमको इसकी स्पीड की तरह कुछ अंदाजा देती है कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। इसको हम किस में काउंट करते हैं, इसको हम काउंट करते हैं हर्ट्ज में काउंट करते हैं, ठीक है। इसको हम किस में काउंट करते हैं, हर्ट्ज में। 1 हर्ट इज 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 हर्ट इज 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ वाली बात होने वाली है हमारी, दैट इज वेलोसिटी, ठीक। वेलोसिटी को सी डिनोट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लाइट की स्पीड से चलती है, इस वजह से लाइट खुद ही रेडिएशन है, लाइट की स्पीड से चलेगी, क्या कर लेना है। हमको मालूम है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा ठीक है, फ्रीक्वेंसी में तुम लोग याद रखना है कि एन फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम टी, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एन लिखी रहेगी दैट इज अ रेशो ऑफ टाइम, ठीक है, वो भी इनवर्स ऑफ टाइम, रेशो विथ 1:टाइम। जो भी टाइम तुमको 10 सेकंड दिया हुआ है तो 1/10 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, उसका फ्रीक्वेंसी मिलने वाला है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये कवर कितना ही कर रही थी, ध्यान से आप देखो, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं मेरे पास, चलो ठीक। तो डिस्टेंस ये कितना ही कवर कर रही थी, डिस्टेंस अगर ध्यान से देखोगे तो ये 1 लैम्बडा का डिस्टेंस कवर करती है। तो इस केस में हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, लैम्बडा बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, ऊपर लैम्बडा बाय टी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको पी लिखने की बजाय इसको मैं सी लिखने वाला हूँ, चलो यहाँ पे वी लिखता हूँ। मॉडिफिकेशंस करूँगा तो वेलोसिटी को सी लिखूंगा, इसको लिखूंगा लैम्बडा इंटू 1/t लिख सकता हूँ, 1/t क्योंकि साइड में मैंने ले लिया। सी को मैं लिख सकता हूँ लैम्बडा इंटू एन, लैम्बडा इंटू एन। तो फ्रीक्वेंसी अगर मुझको पता करनी हो तो मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन लैम्बडा, ठीक है। यहाँ पे एन विल बी आवर फ्रीक्वेंसी, सी विल बी आवर वेलोसिटी, लैम्बडा विल बी आवर वेवलेंथ। लैम्बडा हमारा क्या बन जाएगा, वेवलेंथ बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे वेव्स की, ये कहानी है कि वेव्स एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी रेडिएशन वगैरह वगैरह, इनकी स्टोरी चल कैसे रही है, इनके बारे में हमको बात क्या करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात हुई वेव्स के ऊपर। एक छोटा सा पैरामीटर अभी और बाकी है, एक छोटा सा पैरामीटर अभी और बाकी है, वो पैरामीटर हो जाएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पैरामीटर जिसके बारे में तुमको इस केस में पढ़ना है दैट इज वेव नंबर। सिंपल है, बहुत इजी है। वेव नंबर इज डिनोटेड बाय वी, ऊपर इसके लगा रहता है बार। दिस इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ इज योर वेव नंबर। वेव नंबर क्या होगा तुम्हारा, रेसिप्रोकल होगा तुम्हारे वेवलेंथ का, ठीक है। हम लोगों ने इतनी बातें की। स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी, स्टोरी में पीछे चलते हैं वापस, थोड़ा भटक के देख लिया हम लोगों ने क्या है कहानी, स्टोरी को वापस से समझने की कोशिश करनी। मैंने बताया तुमको कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट से जंप मार के दूसरे ऑर्बिट में गया, दूसरे ऑर्बिट से बाहर निकला, वापस से फर्स्ट ऑर्बिट में आया। ये इसकी एक्साइटेड स्टेट थी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। वो उसकी एक्साइटेड स्टेट थी, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में जब वो पहुंचा तो उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज की, एनर्जी रिलीज की इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किस फॉर्म में रिलीज की एनर्जी उसने, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। हम लोगों ने थोड़ा सा रेडिएशन के ऊपर डिटेल ले ली कि रेडिएशन क्या है। हम लोग आ जाते हैं हमारी थ्योरी के ऊपर वापस, नील बोर के मॉडल पे अभी हम रुकेंगे, थोड़ा उसके ऊपर बात होना बाकी, ठीक है। हम लोग कहाँ आ गए वापस से, अपनी कहानी पे आ गए जहाँ हम लोगों को रेडिएशन आ गया है समझ में, ठीक है। अब ये रेडिएशन जो है
इसको कहाँ से पास किया गया? एक प्रिज्म में से पास किया गया, ठीक है। ये जो रेडिएशन रिलीज हुआ था, ये जो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन रिलीज हो रहा था, इसको कहाँ से पास किया? एक प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म के अंदर से पास किया तो इसके अंदर से हमको एक स्क्रीन पर, एक स्क्रीन हम लोगों ने प्रिज्म के पीछे लगाई। ये प्रिज्म के ऊपर से जब ये रेडिएशन पास किया गया तो इसके अंदर से जब ये, तो ये अपने कंपोनेंट्स में क्या हो गया? स्प्लिट हुआ, ठीक है। ये अपने कंपोनेंट्स में क्या हुआ? स्प्लिट हुआ। और हमारे स्क्रीन पे हमको एक चीज़ दिखाई जिसको हम क्या बोलना शुरू कर दिया? हम लोगों ने स्पेक्ट्रम बोलना स्टार्ट कर दिया। स्पेक्ट्रम में हमको 3 लाइनें दिखाई दी बेसिकली। कुछ हमारी स्क्रीन अगर मैं सामने से देखूं तो ऐसे लाइन दिखाई दी, ऐसे लाइन दिखाई दी, ऐसे लाइन दिखाई दी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम पीछे सरके तो हम लोगों ने लाइट को भी स्पेक्ट्रम में से पास किया है, मतलब लाइट को भी कभी ना कभी प्रिज्म में से पास किया है, ठीक है। जब हम लाइट को प्रिज्म में से पास कर देते हैं तो वो तो हमको बहुत सारे कंपोनेंट दिखा देती है, ठीक है। जब हम लोग लाइट को प्रिज्म में से तो हमने लाइट को भी पास किया है ना कभी। लाइट को जब हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम दिखाती है, कुछ ऐसा दिखाती है, विबग्योर दिखाती है, पूरा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ठीक है। ये सब कुछ ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स हमको दिखाती है। इसने हमको सिर्फ एक सर्टन लैम्बडा 1, दूसरी वेवलेंथ, तीसरी वेवलेंथ, 3 ही कलर दिखाया। जहाँ पे विबग्योर होना चाहिए था, वायलेट दिखा दिया, ब्लू दिखा दिया, रेड दिखा दिया, और कुछ दिखाया ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रही है? ऐसा क्यों? यहाँ पे हो गई थोड़ी सी कन्फ्यूजन। ये तो सब कलर दिखा रहा है, इसके अंदर से निकला हुआ ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कलर ही क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। तो यहाँ से रिसर्च स्टार्ट हुई स्पेक्ट्रम को समझने की। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। अब तुम लोगों को फिर से थोड़ी देर के लिए भटकना पड़ेगा, समझना ध्यान से, क्योंकि हम पूरे इलेक्ट्रॉन की थ्योरी पढ़ने निकले हो, बीच में रेडिएशन एक कॉन्सेप्ट आ गया, रेडिएशन को समझ लिए, फिर थ्योरी की तरफ लौटे, थ्योरी के अंदर तुमने थ्योरी के ऊपर फिर ध्यान देना शुरू किया, फिर तुम भटक के तुम कहाँ चले गए? स्पेक्ट्रम की तरफ। अब हम लोगों को स्पेक्ट्रम को ध्यान से समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम होता क्या। तो ये वर्ड को ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। टेंशन मत लो, कहानी को पकड़ के चलो। जो बच्चा कहानी को पकड़ के चलेगा वो निकल जाएगा, जो भटकेगा भटक जाएगा। भटकना नहीं है, कॉन्सेप्ट बीच बीच में आएंगे थोड़े थोड़े, उन लोगों को पकड़ के चलना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कोई भी टाइप की एनर्जी हो, कोई भी टाइप की एनर्जी हो, ठीक है। तो अगर कहीं से किसी भी तरीके की एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, और जो ट्रांसमिशन होगा वो सर्टेनली किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से, समझो कि इसमें से एनर्जी निकली हुई है, इलेक्ट्रॉन में से, इलेक्ट्रॉन में से जो एनर्जी निकली है, ये एनर्जी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ट्रांसमिट हो रही। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ वेराइटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे होंगे अलग अलग। अगर इसमें समझो 3 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रहे थे, तो एक ऐसी निकली होगी, एक ऐसी निकली होगी, और एक ऐसी निकली होगी, 3 अलग। इन तीनों का अलग अलग लैम्बडा रहा होगा, 1 2 3। इनको अगर हम एक सर्टन ऑर्डर में अरेंज कर दें, या फिर ऑर्डर में हमको दिखाई दें, तो जो ऑर्डर में स्क्रीन पे हमको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या बोलने लगते हैं? स्पेक्ट्रम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जो ऑर्डर में हमको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? स्पेक्ट्रम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया स्पेक्ट्रम का। अब स्पेक्ट्रम के अलग अलग टाइप होते हैं। स्पेक्ट्रम को रेफर करके डायरेक्टली 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरह डिवाइड किया होता है, ठीक है। अब एमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इसको समझने की बारी आ गई, ठीक है। तो कोई एक सब्सटेंस ले लो जिसके ऊपर अगर तुम हीट मारते हो किसी भी तरीके की, तो ये क्या करेगा? अंदर से एक्साइट होगा। जैसे ध्यान से समझना, मैंने एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर मैंने गैस भरी हुई है। अब हम नील भोर की बात कर रहे हैं तो हम लोग इसके अंदर क्या भरने वाले हैं? गैस भरने वाले। इसके ऊपर हमने मारा हीट, इसको हमने क्या किया? थोड़ा सा हीट करना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने क्या किया? हीट किया। हीट करने की वजह से इसके अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे, रेडिएशन रिलीज, रेडिएशन को स्पेक्ट्रम में से पास करोगे, सेम टू सेम वही कहानी, फिर से वो कंपोनेंट्स में अपने डिवाइड होगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसके अंदर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एमिट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एनर्जी एमिट कर रहा है। ये एमिट कर रहा है, इस वजह से इस टाइप के स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तुम बोलोगे ये चीज़ समझ में नहीं आई, चलो फिर यहाँ पे देखो। अगर मैं लाइट सोर्स ले लूँ,
और किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे मारो जो लाइट को क्या करने वाला है, एब्जॉर्ब करने वाला है। एब्जॉर्ब कर लेगा कर लेगा कर लेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइट इसमें से पास होगी वो किस में से पास करूंगा, प्रिज्म में से पास करूंगा, तो वो कौन सा टाइप का दिखाने लगेगा, हमको विबग्योर दिखाना शुरू कर देगा। इस पॉइंट पे हमारा मटेरियल क्या कर रहा था, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। जो अनएब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा लाइट थी वो हमने किस में से पास की, प्रिज्म में से पास की। तो टोटल जो हमको दिखाई दे रहा है एब्जॉर्प्शन का पूरा हमको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है। इस मटेरियल ने लाइट एब्जॉर्ब किया था, इस मटेरियल को हमने एक्साइट किया है, ये अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट कर रहा है। इसके एब्जॉर्ब करने के बाद जो एनर्जी बची थी उसको हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन पे सब्जेक्ट किया। इसके अंदर से निकली हुई एमिशन वाली एनर्जी को हमने क्या किया हुआ है, प्रिज्म और स्क्रीन के ऊपर एमिट किया। इस वजह से एक अलग टाइप का स्पेक्ट्रम दिखाता है, ये एक अलग टाइप का स्पेक्ट्रम दिखाता है। ये जो स्पेक्ट्रम दिखाता है इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये जो स्पेक्ट्रम दिखाता है इसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सिंपल है। एमिशन स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। मतलब फिर से कहानी तो है ये भाई, क्या करोगे, गया। ठीक है, कहानी तो है ही। अब एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब सब स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं। इस सब सेक्शन के अंदर सेक्शन, इनको क्या बोला जाता है, इसको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये जो टाइप्स है इनको बोला जाता है कंटिन्यूअस और इनको बोला जाता है डिस्क्रीट। ठीक है, अब डिस्क्रीट में भी दो टाइप होते हैं, वो होते हैं बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। इनके अंदर भी दो टाइप है कंटिन्यूअस में। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन वाला जो दिख रहा है कंप्लीट है ना, इस वजह से इस टाइप के स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ये टाइप के स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, इसने जो दिखाया कुछ गायब थे कुछ दिखाए, इनको कैसे स्पेक्ट्रम बोला जाता है, इनको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोला जाता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम के अंदर कभी कभी लाइन्स दिखाई देते हैं, कभी कभी ऐसे फ्रीक्वेंसीज के वेवलेंथ के ऐसे बैंड्स दिखाई देते हैं, कहीं लाइंस दिखाई देते हैं। अगर लाइंस दिखाई दे रहे हैं तो डिस्क्रीट काइंड ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम बोला जाएगा। उसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, लाइन स्पेक्ट्रम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे ही अगर बैंड दिखने लगे तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ठीक है, समझ में। तो ये मैंने तुम लोगों को स्टोरी थ्योरी बताना शुरू की। थ्योरी के अंदर मैं तुमको लेकर के गया और उसके अंदर से मैंने तुमको कहानी बाहर निकाल के दिखाई, किसकी, सारी के सारे रेडिएशन, और उसकी कहानी समझाई कि रेडिएशन कैसे काम कर रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें हम लोगों ने उसके अंदर हल्का फुल्का देखा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा देने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पे मैंने तुम लोगों को हल्का फुल्का ये समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, लूज़ करता है, एक्साइट होगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एनर्जी से रेडिएशन रिलीज करता है। रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन इज फॉर्म ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किस टाइम का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेव नेचर है, ये है वो है। ये सारी बातें हम लोगों को इसके अंदर समझ में आई थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको समझने के बाद हम लोगों ने सारे वेव्स को समझ लिया, फिर हम थियोरी की तरफ लौटे। थियोरी की तरफ हम जब लौटे तो फिर से कहानी वहीं चली गई। हम लोग किसके बारे में बात करने लगे, हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि फिर से वो एग्जिट कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। पर जब तुमने उसके अंदर से निकले हुए रेडिएशन को सब्जेक्ट किया किसी प्रिज्म को, तो प्रिज्म ने क्या दिखाना शुरू कर दिया, स्पेक्ट्रम दिखाना शुरू कर दिया। और स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम को हम लोगों ने थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश, ज़्यादा गहरा नहीं है यार, पर ऊपर से तुम लोगों को ये सारी थियरी जो है कंफ्यूज ना करे, इस वजह से मैंने समझाया कि ये तो हो गई कहानी स्पेक्ट्रम की। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, यहाँ पे बार बार किसकी बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो लाइट को लेकर के एक हमारे साइंटिस्ट आए बीच में, उन्होंने एक थियरी रख दी। यहाँ पे कौन पिक्चर में आ गए, मैक्स प्लैंक पिक्चर में आ गए। मैक्स प्लैंक ने बोला कि यार लाइट लाइट बार बार करते हो, ये एनर्जी कितना एमिट करता है, इनके हिसाब से इनको लगा कि ये जो एमिट रिलीज करता है एनर्जी, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि एनर्जी कितनी ज़्यादा। मैक्स प्लैंक की थियरी बहुत गहरे में बाद में पढ़ना है, लाइट है, फोटॉन्स है, ये है वो है, सारी बातें करेंगे। हम लोगों ने अभी देखा, हम लोग लाइट को भी पास करते प्रिज्म में से, हम लोग रेडिएशन को भी पास कर रहे थे जो इलेक्ट्रॉन से निकला हुआ था। हम लोग लाइट वाली बात करेंगे। लाइट में उन लोगों ने बोला कि लाइट जितना ज़्यादा एनर्जी लेकर के आ रही है, इतना इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा वो क्या कर रही है, फ्रीक्वेंसी में आ रही है। ठीक है, अगर एनर्जी जितना ज़्यादा लेकर के आ रही है तो इसके बीच में इन्होंने अपना कांस्टेंट रखा h। इस h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको, h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब प्लैंक्स कांस्टेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि प्लैंक्स कांस्टेंट की तो सबसे पहले वैल्यू होने वाली है,
6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये इनकी वैल्यू है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमको मालूम है वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एन। एन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा लिखा जा सकता है। एन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी सी बाय लैम्बडा। ये पॉसिबल है क्या? है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ इज इक्वल्स टू एच टाइम्स ऑफ एन के जगह पे मैं सी लैम्बडा लिख दूँ तो कुछ गलत नहीं। तो इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा अगर कहीं लिखा होगा तो इसको प्लैंक्स थ्योरी बोली जाती है फॉर रेडिएशन या फिर एनर्जी। समझ में आता है? बस इतनी बात है तुम लोगों को, इसके आगे नहीं भटकाऊंगा, इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो 3 बातें तुम लोगों को याद रखना है। रेडिएशन को गहराई से समझो, स्पेक्ट्रम को गहराई से समझो, मैक्स प्लैंक की थ्योरी को समझ लो। 3 बातों को समझ लो और हम आसानी से हमारे कॉन्सेप्ट की तरफ लौटेंगे और प्यार से कॉन्सेप्ट की बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी समझ में आ गई, होपफुली सब कुछ सॉर्टेड है। ठीक है, चलते हैं। अब फिर से इतनी बार भटकाया भाई, फिर से हमारा इलेक्ट्रॉन है, फिर से इलेक्ट्रॉन के स्टेट में पहुंचा, गर्म किया इसको, थोड़ा सा उछाला कूदा, दम भरा इसके अंदर, फुल फायर किया, बेटा निकाल लो, तुम तो महात्मा हो, तुमसे हो जाएगा, निकल जाओ तुम प्रोटॉन को छोड़ के। हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा एक्साइट कर दिया। एक्साइट किया कि स्टेट में गया, एक्साइटेड स्टेट में गया। बाद में असलियत का पता चला कि स्टेट में आया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट में आया, जितनी हवाबाजी भरी थी सब हवाबाजी निकल गई बाहर। ठीक है, जो हवाबाजी बाहर निकली उसको किस में से पास किया, एक प्रिज्म में से पास किया। प्रिज्म में से पास किया, क्या दिखाई दिया, एक डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ने क्या बताया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में बताया कि सारी हवाबाजी बेकार थी, किसी मतलब की नहीं थी, कुछ था नहीं इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा फस फस हल्का फुल्का गर्मी थी बस, और कुछ भी नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोगों को मालूम था कि अगर हम टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करें एक इलेक्ट्रॉन की एट अ सर्टन लेवल, तो फर्स्ट वाले ऑर्बिट में वो कितनी मिलती थी हमको, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती थी। सही है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती थी। मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी का बेसिक फार्मूला तो ये है कि वो 13.6 Z²/n² उसका फार्मूला होता है। 13/6 Z²/n² उसका फार्मूला होता है। मैं इस फार्मूले से एक नया फार्मूला निकालने की कोशिश करूँगा। मैं हर वेव का वेव लेंथ निकालने के लिए उसका एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं इस फार्मूले से एक नया फार्मूला बनाने वाला हूँ और उसको मैं लूँगा एक्सप्रेशन फॉर वेव लेंथ। जो अंदर से एनर्जी रिलीज होकर के जो हवा निकल के बाहर आती है एक्साइटमेंट खत्म होने के बाद, उसका वेवलेंथ कितना रहता है ये पता करने के लिए। तो पहले तो फर्स्ट ऑर्बिट में था, ठीक है, फिर वो सेकंड ऑर्बिट में घुसा था। हम जानते हैं कि अगर मेरे को डिफरेंस पता करना हो कितना एनर्जी का था, तो मैं बोल सकता हूँ कि E1 माइनस E2 लिख दूंगा, E2 माइनस E1 लिख दूंगा। ठीक है, सेकंड स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी थी, फिर फर्स्ट स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी थी, दोनों में क्या कर देने वाला हूँ, माइनस कर दूंगा। माइनस करके मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, एनर्जी उसकी सेकंड स्टेट में थी -13.6, ओके, -13.6 Z²/n का स्क्वायर। सेकेंड स्टेट में इसके लिए n2 का स्क्वायर, करेक्ट है, n2 का स्क्वायर माइनस। E1 में भी एनर्जी का एक्सप्रेशन वही है 13.6 Z²/n का स्क्वायर। इस केस में लिखूंगा n1 का स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस 13.6 Z²/n1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू -13.6 Z²/n का स्क्वायर। अगर मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ, सॉरी n2, 13.6 Z²/n1 वाले स्क्वायर को मैं आगे ला लेता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, इसको पीछे लेकर के चले जाऊँगा। 13.6 Z²/n2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एनर्जी E, जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी E बनेगा। ठीक है, समझ में आता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं? कंफ्यूज मत होना, ये टाइम पे तुम कंफ्यूज होना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाय प्लैंक्स कांस्टेंट या बाय मैक्स प्लैंक के हिसाब से क्या, मैक्स प्लैंक बोलते हैं कि भैया एनर्जी दैट इज hc/λ। एनर्जी तो hc/λ होती है, कोई बात नहीं, लिख लो, एनर्जी की जगह पे लिख लोगे hc/λ इज इक्वल्स टू 13.6 दोनों के पास कॉमन है। अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर बचा हुआ है Z²/n1 का स्क्वायर माइनस Z²/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जिस भी एटम को तुम कंसिडर कर रहे हो,
जिस एटम का तुम चेक करने वाले हो वेवलेंथ उसमें से निकल रही, वो एटम भी सेम सेम होगा, तो जेड स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। तुम लिखोगे 13.6 जेड स्क्वायर, अंदर लिखोगे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझको क्या चाहिए, मुझको लैम्बडा चाहिए ना, तो मैं h/c को यहाँ नीचे भेज दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा 1/λ। तो 1/λ इज इक्वल्स टू, ये सब कांस्टेंट है, ये सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, ये कोई भी चीज़ इसके अंदर से बदलने वाली है। चलो इधर तक आ गए हो तो ठीक है। ये जो फॉर्मूला मेरा बना हुआ है ये जनरली हर जगह काम कर सकता है। अगर मैं एटॉमिक नंबर डाल दूँ यहाँ पे, लैम्बडा मुझको क्या दे देगा, लैम्बडा मुझको यहाँ पे दे देगा वेवलेंथ, समझना ध्यान से, ठीक है। स्पीड ऑफ द रेडिएशन ऑलमोस्ट 2.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जेड मेरा क्या है, जेड मेरा एटॉमिक नंबर है, क्लियर है। जेड क्या है मेरा, जेड मेरा एटॉमिक नंबर, जो भी एटम तुमने भरा हुआ है अंदर और जो एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के जंप मार रहे हैं सेकंड शेल से फर्स्ट शेल के अंदर, उस एटम का एटॉमिक नंबर तुमको लिखना है, ठीक है। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये भी हो गया, और कुछ बचा है नहीं। n1 तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट, इसकी जगह पे 1 लिखोगे, n2 जहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से एक बात तुमको समझना है कि तुमने जिस इलेक्ट्रॉन को जंप कराया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कभी कभी फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 से जंप करेगा, कभी n इज इक्वल्स टू 2 पे जंप करेगा। तो ये तुम्हारा n1 बन गया, तुम्हारा n2 बन गया। तुमने बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दे दी इसको, तो ये n2 में जंप मारने के बजाय कहाँ जाएगा, n3 में जंप मार देगा सीधा सीधा। तो n3 अगर तुमने, तो ये n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो ये सेकेंड वाली, तो ये कभी सेकेंड वाले पे जंप मारा ही नहीं, समझो भाई साहब को इतना तुमने गरमा दिया कि ये सीधा बोलेगा तो IAS ही बन जाएंगे। ये जंप मारे 1 से डायरेक्टली कहाँ जंप मार दिया, 3 पे मार दिया। तो सेकेंड स्टेट की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करोगे, फर्स्ट स्टेट की जगह पे 1। n1 और n2 इसका फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन बताता है, ठीक है। हर बार उसकी जगह पे 1 और 2 ही सब्सटीट्यूट करने की जरूरत है नहीं। ये फॉर्मूला है जनरलाइज्ड, ठीक है। लेकिन नील बोहर का जो मॉडल है वो ओनली वर्क्स ऑन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जानते हो ना। नील बोहर भैया का तो थोड़ा सा तकलीफ है कि नील बोहर का जो मॉडल है ओनली वर्क्स ऑन H लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम पे ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हम लोगों को हाइड्रोजन के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 1/λ, 1/λ इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर। एच के लिए मालूम है कि हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे, जेड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एच इंटू सी विल बी इक्वल टू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। समझता है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम, तकलीफ, दर्द, दुख। 1/λ is equals to 13.6 upon hc इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट दिखाई देती भैया, 13.6 भी कांस्टेंट, उसके बाद c का वैल्यू भी कांस्टेंट, उसके बाद h का वैल्यू भी कांस्टेंट। इन सब वैल्यूज़ को उन लोगों ने रिप्लेस कर दिया एक वैल्यू से, बोला इसको हटाओ, एक वैल्यू लिखो इसकी जगह पे r टाइम्स ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। r कौन है, r हमारा रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। r क्या है हमारा, रेडबर्ग्स कांस्टेंट है। रेडबर्ग्स कांस्टेंट मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेडबर्ग्स कांस्टेंट की तुमको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ठीक है याद रखो थोड़ी देर के लिए, इसका काम हमको नहीं पड़ेगा, इसको हम यूज़ करने वाले हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, रेडबर्ग्स कांस्टेंट हो गया। 1/λ के जगह पे लिखा जा सकता है वेव नंबर, तो वेव नंबर इज r टाइम्स ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये मैंने डेरिवेशन लगा लिया है। अगर मुझको ये पता करना है कि भाई साहब को गर्म करने के बाद जब जंप मारे थे और जंप मार के जब असलियत पता चली, तो जब वापस लौटे, तो जब लौटे तो जो रेडिएशन उनकी निकली वो रेडिएशन कितने वेवलेंथ की निकली, तो यहाँ पे हमको इस फॉर्मूले से रेडिएशन निकल जाएगा। कभी कभी वेव नंबर पता करने बोलेगा तो वेव नंबर उल्टा कर दो, काम चल जाएगा। रेडबर्ग्स कांस्टेंट के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉपी करिए इसको फटाफट और फिर थोड़ा प्रैक्टिकल बात करना शुरू करते हैं। छाप लिया भैया,
कॉपी कर लिया हो तो चलते हैं नेक्स्ट वाली बात करना शुरू करते हैं फिर से। प्रोटॉन है सेंटर में, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा है, कहाँ से, किसी अननोन प्लेस पे जंप मारा, फर्स्ट ऑर्बिट में मारा कि सेकंड ऑर्बिट में मारा नहीं मालूम, गर्म कर दिया बहुत ज़्यादा इनको, फिर से भाई साहब ने जंप मारा है। फर्स्ट स्टेट इनकी N1 बोली जाएगी, सेकंड स्टेट इनकी N2 बोली जाएगी, फिर वो सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, फोर्थ शेल में, फिफ्थ शेल में कहीं भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आता है। N1 हमारा फर्स्ट शेल है, जानते ही हो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। जंप मारा, कहाँ जंप मारा, कहीं तो मारा, क्या किया करके, कुछ नहीं किया, वापस लौट के आए, रेडिएशन रिलीज़ किया, रेडिएशन को समझा, रेडिएशन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का एक्सप्रेशन बनाया। अब इस वेवलेंथ के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा गहराई में ले जाने की बारी आ गई। ठीक है, ध्यान से देखो। अभी n = 1 नाम का इसका पहला ऑर्बिट है, जहाँ पे इसकी वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फर्स्ट वाले शेल में जहाँ पर ये था। ठीक है, n = 2 इसका सेकेंड ऑर्बिट था। ठीक है, जहाँ पे इसकी वैल्यू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। n = 3, डिफरेंस को समझना। n = 3 ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे -1.5 eV के आसपास था। वैसे ही n = 4 एक पोजीशन था जहाँ पे इसकी वैल्यू 0.7 के आसपास हो गई। ये इलेक्ट्रॉन के जो भी लेवल्स हैं, जो भी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फर्स्ट ऑर्बिट में इतनी एनर्जी होती है, सेकंड में इतनी एनर्जी होती है, थर्ड में ऐसे कहीं ना कहीं, इसको हटा दे रहा हूँ अभी। ठीक है, ऐसे कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट होगा जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या मालूम कहाँ तक जंप मार सकता है भाई साहब, n की वैल्यू कितनी हो सकती है उस केस में, इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब यहाँ से ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन n से 1 से निकला और सेकंड वाले पे जंप मारा और सेकंड वाले से वापस लौटा कहाँ, N1 पे। ठीक है, N1 से निकला, N3 पे जंप मारा, जंप मार के वापस कहाँ पे लौटा है, N1 पे लौटा है। ठीक है, अब जब n = 4 पे जंप मारा था, गलती कर दी क्यों, ठीक है, अरे यहाँ पे आया। ठीक है, 4 पे गया था, 4 से लौटा, वापस घर लौटे, कहाँ लौटे, N1 पे लौटे। ठीक है, n = इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ तक जंप मारा था, फिर वहाँ से लौटा कहाँ पे, लेटा 1 पे। जब ये 1 पे लौटा तो इसने एक सर्टन टाइप की रेडिएशन रिलीज की। ठीक है, जब ये कहाँ से निकला, n = 2 पे गया था और n = 1 पे लौटा। ठीक है, जब ये n = 3 पे भागे थे भाई साहब और लौट के वापस n = 1 पे आए, तब इन्होंने कुछ टाइप की एनर्जी रिलीज की होगी। जब ये भाई साहब वापस से और थोड़ा गरमाए होंगे, n = 4 पे गए थे और वापस n = 1 पे लौटे, तो इन्होंने कुछ तो एनर्जी रिलीज की होगी। वैसे ही कोई और भी n नंबर ऑफ प्लेसेस पे गए होंगे, समझो इन्फाइनेटली लॉन्ग चले गए थे और वहाँ से लौट के वापस जब आए 1 पे, तो इन्होंने कुछ ना कुछ टाइप की एनर्जी रिलीज़ की होगी। जब इधर आया तो इसकी एनर्जी जो रिलीज़ हुई होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होगी। जो रेडिएशन फॉर्म होगा उसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, उसका वेवलेंथ λ1, इसका वेवलेंथ λ2, इसका वेवलेंथ λ3, इसका वेवलेंथ λ4। ठीक है, ये जो सीरीज़ बनती है वेवलेंथ की, ये जो सीरीज़ बनती है वेवलेंथ की, जब कहीं पर भी जाए पर लौट के वापस 1 पे आए, इस सीरीज़ को हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इन सीरीज़ को बोला जाता है लाइमन सीरीज़। कैसी सीरीज़ बोला जाता है इनको, लाइमन सीरीज़ बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही कंडीशन जब n = चलो अभी करेंगे इसको कैलकुलेट, पहले कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेट करने बताता हूँ पहले, उसके बाद सेकेंड वाले सीरीज़ के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब n = 1 पे था और n = 2 पे जंप मारा, भाई साहब ने क्या किया, n = 1 से निकले, n = 2 के ऊपर जंप मारा। हम लोगों ने अभी वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाया था कि 1/λ विल बी r टाइम्स ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/λ विल बी इक्वल टू रेडबर्ग्स कांस्टेंट r, n1 का स्क्वायर, कहाँ से निकले हैं, 1 से निकले हैं, कहाँ गए थे, 2 पे गए थे, 2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम करोगे 4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ r विल बी इक्वल टू 1/λ। 1/λ विल बी इक्वल टू 3r/4। ठीक है, तो लैम्बडा इन्वर्स कर दोगे 4/3 टाइम्स ऑफ r, इसको बोला जा सकता है 4/3 इंटू 1/r। जिंदगी में तुमको एक बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है कि 1/r अगर कहीं पर आ गया तो वहाँ पे तुम 911 आर्मस्ट्रॉन्ग्स सब्सटीट्यूट करोगे। जहाँ पर भी 1/r लिखा हुआ होगा
वहाँ पर तुम 911 सब्सटीट्यूट करने वाले हो। ठीक है, कितना सब्सटीट्यूट करोगे? 911 सब्सटीट्यूट। आर्मस्ट्रांग हटा दो थोड़ी देर के लिए। 911 सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पे भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्या हो रहा है कि 4/3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 1/r, मतलब 901 ये तुमको लैम्बडा 1 मिलने को तैयार है। जब कहाँ से भाई साहब ने जंप मारी है? 2 से मारी है 1 पे, तो लैम्बडा तुमको 1 मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इस वैल्यू को अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो मुझको लगता है कि ये 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग्स के बराबर मिलती है। वैल्यू तुमको कितनी मिलेगी? 1216 के बराबर मिलेगी। सही है, 1216 के बराबर मिलेगी। कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। कीड़े ही बीच में जान दिए दे रहे हैं। समझ में आता है? सिंपल है। प्रोसेस समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, फिर से करके दिखाता हूँ। कहाँ से निकले? 1 से निकले। कहाँ जंप मारी? 3 पे मार दी। समझो, निकले 1 से, कहाँ पे जंप मार दी? 3 पे जंप मार दी। सेकंड वाला कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं। 1 से निकला, 3 पे जंप मारा। अब 3 पे मारा तो क्या होगा? 1/λ का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू r टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी r टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, दैट विल बी 9। ये हो जाएगा 9 - 1 डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ऑफ r। कर लो, सॉल्व करके देख लो, कंफ्यूज मत हो। 1/λ will be r times of 8/9। 8/9 समझते हो? 8/9। अगर तुम 8/9 को सब्सटीट्यूट कर दोगे तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लैम्बडा फाइंड आउट करना है। लैम्बडा फाइंड आउट करने के लिए तुम लिखोगे 9/8 टाइम्स ऑफ 1/r। फिर से कहानी 9/8 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय r। r की 1/r की जगह पे लिखोगे 911। 8/9 को डिवाइड करने की कोशिश करो। अंदर लिखोगे 9, बाहर लिखोगे 8। 1 सा कर दोगे, आंसर छोड़ेगा। 8 माइनस करोगे, 1 छोड़ेगा, पॉइंट लगाओगे, 10 बन जाएगा। फिर 1 छोड़ोगे, 8 निकलेगा, 2 बन जाएगा। माइनस 0 करोगे, 8 2 सा 16 हो जाने वाला है। 1.12 लिख ले रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे लिखूँगा 1.12 इंटू 911। मैं लिखूँगा 112 इंटू 911 डिवाइडेड बाय 100। तो मैं लिख रहा हूँ 911112, 2 1 2, 2 1 2, 18, 911 911 0 0 0। यहाँ पे लिखने वाला 2 3 10 11। ठीक है, और यहाँ पे भी हो रहा है 10 1 0 1 0। धीरे से मुझको लगता है कि कुछ तो 1010 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट्स के आसपास मेरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे ही तुम n = 4 रख के सब्सटीट्यूट कर सकते हो। ऐसे तुम n = 5 से n = 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हो। हम लोग जंप मारेंगे डायरेक्ट लास्ट वाले पे। ठीक है, हम लोग जंप मारेंगे डायरेक्टली लास्ट वाले पे। भाई साहब पहुंच गए थे इन्फिनिटी। कहाँ पहुंच गए थे? सीधा सीधा इन्फिनिटी ही पहुंच गए। इन्फिनिटी पहुंच जाने के बाद इन लोगों को समझ में आएगा कि अब क्या होने वाला है। अगर ये इन्फिनिटी पहुंच गए, लगाते हैं दिमाग, तो हमको पता चलेगा कि 1/λ विल बी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। सिंपल है, r टाइम्स ऑफ 1/n1 1/1 माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर। क्या है इन्फिनिटी? 1/इन्फिनिटी बन जाने वाला है 0। 1/1 विल बी इक्वल टू 1। r विल बी इक्वल टू 1/λ। लैम्बडा विल बी इक्वल टू 1/r। लैम्बडा विल टर्न टू 911 आर्मस्ट्रॉन्ग्स। 1/r की वैल्यू सीधा सब्सटीट्यूट कर दी, तो अगर लैम्बडा सीधा 4 पे पहुंच गए, लैम्बडा 4 नहीं बोलना चाहिए मुझको, लैम्बडा एट इन्फिनिटी पूछना चाहिए था। अगर इन्फिनिटी से जंप मार के आया तो 911 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये जो वेवलेंथ निकल रही है, ये वेवलेंथ किसकी वेवलेंथ है? लाइमन सीरीज की। कौन सी सीरीज है ये? लाइमन सीरीज है। समझ सकते हो कैसे कैलकुलेट करना है? सिंपल है। चलो, अगर ये कहानी समझ में आ गई तो एक लाइमन सीरीज के अंदर जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वो कितने की है? 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग की है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कितने की है? 911 आर्मस्ट्रॉन्ग्स की है। दिस इज ऑल अबाउट लाइमन सीरीज। क्वेश्चन किसके ऊपर उठते हैं? बहुत ज़्यादा लाइमन सीरीज और सेकंड वाले पे उठते हैं, जिसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये हाल हो रही थी तो फिर से कहानी को फिर से शुरू करेंगे। अगर n = 1 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी लेवल है, n = 2 माइनस 3.4 थर्ड एनर्जी लेवल है, n = 3 माइनस 1.5
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एनर्जी लेवल है, और वैसे ही n इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0.7 एक एनर्जी लेवल है। कहीं ना कहीं एंड होगा जहाँ n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे एनर्जी लेवल कितना है मुझको नहीं मालूम। पिछले वाले अलाइनमेंट सीरीज में जंप मार मार के कहाँ पर आ रहे थे वो लोग, फर्स्ट वाले शेल में लौट रहे थे। बस इस बार कुछ नहीं होगा, जंप मार मार के लोग कहाँ से लौटेंगे वापस, सेकंड वाले में लौटने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ से आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 3 से टू n इज इक्वल्स टू 1 पर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन रिलीज हो रही होगी। वैसे ही n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 1 नहीं लिखना चाहिए, 2 लिखना चाहिए मुझको। n इज इक्वल्स टू 2 पर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। वैसे ही चलते चले जाओगे तो n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल्स टू लौट के कहाँ आ रहे होंगे, 2 पर आ रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। इनकी वेवलेंथ निकलेगी λ1 λ2 λ3। ये जो वेवलेंथ तुम निकालोगे तो जो सीरीज बनेगी, इस सीरीज को बाल्मर सीरीज बोला जाता है। सेकेंड सीरीज जिसके बारे में तुमको पढ़ना है दैट इज बाल्मर सीरीज। ठीक है, बाल्मर सीरीज के अंदर भी तुम लोगों को टाइम पे वेवलेंथ निकालने हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है यार, इतना तो कर ही लोगे अभी। ठीक है, ठीक है, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज हो गया। अब डायरेक्टली बता रहा हूँ कि n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, समझो अभी n इज इक्वल्स टू 3 तुम्हारा बेस बन जाता है। अगर n इज इक्वल्स टू 4 से n इज इक्वल्स टू 3 पे आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 5 से n इज इक्वल्स टू 3 पे आ रहे हैं, n इज इक्वल्स टू 6 से n इज इक्वल्स टू 3 पर आ रहे हैं, और ऐसे ही n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, जिसको पैस्चेट सीरीज बोलना शुरू कर देते हैं, फ्रेड सीरीज बोलना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे नंबर ऑफ सीरीज बनते कंटिन्यूसली चले जाते हैं। बाल्मर सीरीज हमारी विजिबल रेंज होती है, इसके अंदर से जो रेडिएशन रिलीज होता है, जो लाइट रिलीज होती है, वो हमको आंखों से दिखाई देती है। इसके पीछे वाले अल्ट्रावायलेट, अगले वाले अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, सुपर अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, ये वो सब कुछ तुमको इसके अंदर दिखाई देता है। सो तुम लोग जो सीरीज पढ़ने वाले हो टेक्स्ट बुक्स में अपने देखोगे, वो सारे का सारा इसी ग्राउंड के ऊपर बैठा हुआ होगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ पे वेवलेंथ की सीरीज के बारे में पढ़ा, या हम लोग थोड़ा बहुत एक्स प्लैंक की थ्योरी के बारे में पढ़ा, हल्का फुल्का हम लोगों ने पढ़ा कि रेडिएशन क्या होता है, थोड़ा डिटेल हम लोगों ने लिया स्पेक्ट्रम पे क्या होता है। और ये सारा का सारा एप्लीकेशन जो है दिस वर्क्स ओनली ऑन हाइड्रोजन, तो ये है स्पेक्ट्रम फॉर एच एटम, नील बोर स्पेक्ट्रम फॉर एच एटम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम की ये सारी की सारी कहानी है। सब किसके ऊपर लागू होता है, हाइड्रोजन के एटम के ऊपर लागू होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल पकड़ने वाले हैं चीज़ों के ऊपर। नील बोर का एटॉमिक मॉडल अब होने वाला है फेल, हम लोग जाने वाले थोड़ा आगे वाले एटॉमिक मॉडल पे देखेंगे उसकी ये कहानी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।